नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दीपक अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जेईई मेल एडवांस वीकली सीरीज़, जिसमें ये अपना सेकंड एपिसोड है, जिसके अंदर हम लोग बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को एडवांस लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम लोग मल्टी कंसेप्चुअल लॉजिक बेस्ड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो चलिए आज चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो पहला सवाल है अपना वो है लेट n इक्वल्स टू 2 की पावर 1224 माइनस 1, अल्फा इक्वल्स टू 2 की पावर 153 प्लस 2 की पावर 77 प्लस 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 की पावर 408 माइनस 2 की पावर 204 प्लस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें इसमें ये समझना है कि अल्फा एन को डिवाइड कर रहा है, बीटा डज नॉट, बीटा डिवाइड्स एन, अल्फा डज नॉट, अल्फा एंड बीटा बोथ डिवाइड्स एन, नाइदर अल्फा नॉर बीटा डिवाइड्स एन। तो इसका मतलब हमें एन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ, और हमें देखना पड़ेगा कि अल्फा उसके फैक्टर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और बीटा भी उसके फैक्टर्स में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले n इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 2 की पावर 1224 माइनस 1। अब देखो, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा में एक तो 153 पावर चल रही है और यहाँ पर बीटा में 408। बीटा को हम बाद में देखते हैं, पहले अल्फ़ा पर काम करना शुरू करते हैं। अब ये 2 की पावर 153 है, तो 2 की पावर 153, तो आई थिंक इस 1224 को फैक्टराइज करेंगे तो 1224 को क्या हम लोग 8 इंटू 153 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो 2 की पावर 1224 को हम लिख लेते हैं 8 इंटू 153, क्योंकि 8 इंटू 153 करने पर ही अपने पास आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग इसको लिख लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 153 की पावर 8 और माइनस 1। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 153 की पावर 8 माइनस 1, तो इसको अगर हम कम्प्लीटली करें सिंप्लीफाई तो 2 की n इक्वल्स टू, अब ये 2 की पावर 153 की पावर 8 माइनस 1 अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं कि ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 153 इंटू 4, तो ये 153 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये n इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपके पास 4 3 12, तो 2 की पावर आपके पास 612 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको हम n को लिख सकते हैं 2 की पावर 612 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 612 माइनस 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें चाहिए 2 की पावर 153 प्लस 2 की पावर 77 प्लस 1। तो चलिए इसको देखते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो जो अल्फ़ा जो गिवन है हमें वो है 2 की पावर 153 प्लस 2 की पावर 77 प्लस 1। एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि कैन वी राइट इट एज 2 की पावर 153 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 77, है ना। कुछ ऐसा फैक्टर मुझे लगता है इसके अंदर हम लोग अगर ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है 2 की पावर 612 प्लस 1 और 2 की पावर 612 माइनस 1 है। अब इस n को अगर हम आगे प्रोसीड करें तो 2 की पावर 612 प्लस 1 और 2 की पावर 612 माइनस 1 को हम लोग क्या ऐसे लिख लें कि 2 की पावर 612, यानी कि अपन लिख सकते हैं 306 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो अब इस n के लिए अगर हम आगे जाएं तो इस n के लिए क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कि 2 की पावर 612 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद, और वापिस से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर हम इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आगे बढ़ाते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो 2 की पावर 306 प्लस 1 और मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 306 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो 2 की पावर 153 जो है वो 306 से एसोसिएट हो जाएगा, 153 का डबल ही तो है 306। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यानी कि अगर हम इसमें यहाँ पर देखें, देखो 2 की पावर 153 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 77, और इसको अगर हम 2 की पावर 153 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 77 से मल्टीप्लाई करें, है ना। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से लेके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वापस से देखो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा फॉर्मेट नज़र आ रहा है, और a प्लस बी ए माइनस बी जैसे फॉर्मेट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 153 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 77 का होल स्क्वायर। तो अब इस केस में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 153 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यानी 2 इंटू 2 की पावर 153 और माइनस, और ये 2 की पावर 77 का स्क्वायर करेंगे तो ये कुल मिलाकर 2 की पावर क्या हो जाएगा 154।
अब ये 2 की पावर 154 इस 2 की पावर 154 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 306 + 1, जो कि हमारे पास वहाँ अवेलेबल है। तो मतलब इसके फैक्टर्स में इस n को अंदर अगर हम इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 612 + 1 ये इसका एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर ये जो 2 की पावर 306 + 1 इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में फैक्टराइज हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा 2 की पावर 153 + 1 + 7 2 की पावर 77 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 153 + 1 - 2 की पावर 77 और मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 306 - 1। तो देखो क्या मैं बोलूँ कि ये अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा इस n को डिवाइड अल्फ़ा इसके फैक्टर्स में आ गया। सो वी कैन से कि हेंस अल्फ़ा डिवाइड्स कैपिटल। तो अल्फ़ा डिवाइड्स कैपिटल n ये वाली बात तो हो गई। अब बीटा को और चेक कर लेते हैं। तो कैपिटल n से शुरू करें तो कैपिटल n क्या है अपने पास 2 की पावर 12 24 - 1 और बीटा है अपने पास देखो 2 की पावर 408 - 2 की पावर 204 + 1 2 की पावर 408 - 2 की पावर 204 + 1। अब मुझे ये चेक करना है कि बीटा n को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर हम बीटा को ध्यान से देखें हैं तो ये बीटा जो है इसको क्या मैं 2 की पावर 204 का स्क्वायर - 2 की पावर 204 और +1 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ a² - ab + b² जैसी फॉर्मेट है। ab मतलब यहाँ पर 1 × तो लिख ही सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि ये जो फैक्टर है a² - ab + b² ये किस में आता है तो ये a³ + b³ के फॉर्मूले में। और हम जानते हैं कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास a + b × a² - ab + b²। तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेट में अवेलेबल है हमारे पास बीटा। अब अगर हम n की बात करें तो इस कैपिटल n को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर 12 24 - 1 है और हमें पता है कि हमें a³ + b³ में जाना है तो a² तो a अपने पास है 2 की पावर 204 तो 2 की पावर 204 का क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 612 आ जाएगा। तो सबसे पहले इस 12 24 को हम 612 में लेकर आते हैं मतलब 612 में लेकर आते हैं। तो 12 24 को क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 612 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो a² - b² अप्लाई करें तो a + b यानी 2 की पावर 612 + 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 612 - 1। अब यहाँ पर हम लोग a³ + b³ भी बना सकते हैं और a³ - b³ भी बना सकते हैं। तो अगर हम a³ + b³ को फॉलो अप करें तो इस a³ तो इसका क्यूब करेंगे तो ये 2 की पावर कितना 204 का होल क्यूब हो जाएगा है ना। और प्लस और इसको हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो 204 का होल क्यूब करेंगे तो 612 आ जाने वाला है। और इस फैक्टर को हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमें इससे कोई हमें ये वाली फॉर्मेट लेकर आनी है राइट ना। तो 2 की पावर 612 - 1 इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास a + b यानी 2 की पावर 204 + 1 a + b मल्टीप्लाई विथ a² यानी कि 2 की पावर 204 का स्क्वायर करेंगे तो 408 - ab यानी कि 2 की पावर 204 और प्लस b² यानी कि 1 और मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 612 - 1 ये आपका एज इट इज। तो देखो यही तो अपने पास बीटा है 2 की पावर 408 - 2 की पावर 204 + 1। सो देयरफॉर वी कैन से कि हेंस बीटा also divides capital. So finally we have the answer is what कि अल्फा एंड बीटा both divides n है ना। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी पावर्स के लिए था और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। केवल कंपेयर कर लें अगर हम पावर्स को कि इन पावर्स का 12 24 से क्या कनेक्शन, तो इस कनेक्शन के साथ हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सी अब देखो ये क्वेश्चन अपना बाइनोमियल थ्योरम का बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में ये क्वेश्चन अपना आता रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे है ना। तो इन क्वेश्चंस में इस तरीके के कई सारे सवाल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो लेट वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन है ना। चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है समेशन r = 0 से लेकर n तक और ये है अपने पास r³ + 2r² + 3r + 2। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एडवांस के क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें की पॉइंट नजर आएगा कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो ये r³ + 2r² + 3r + 2 और डिवीजन में क्या हो गया अपने पास r + 1 का होल स्क्वायर ये गिवन है अपन को और इनटू में NCR। अब इसका समेशन फाइंड करना और उसको फिर इससे कंपेयर करवाएंगे इस क्वांटिटी से और फाइनली फिर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि इन चारों ऑप्शन में से n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ध्यान से देखें तो ये r³ है, ये 2r है,
इसको देखकर हमें ये कुछ नज़र आ रहा है कि देखो हम ये जानते हैं कि अगर ये आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 होता तो हम इसको r प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते। और यहाँ पर क्या है, ये आर क्यूब है, 2r स्क्वायर है और ये 1 की जगह 3r है। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस समेशन में r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर और इस 3r को मैं लिख लेता हूँ 2r स्क्वायर के बाद प्लस r प्लस 2r और प्लस 2 और डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद NCR। इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। देखो बड़ा सिंपली ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आके r प्लस 1 फैक्टर की फॉर्म में कट जाएगा, यहाँ से r कॉमन आएगा, फिर r प्लस 1 का होल स्क्वायर शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको प्रोसीड करते हैं आगे। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या आ चुका है, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और इसमें से हम r अगर कॉमन ले लें तो ये r कॉमन आके अंदर क्या बन जाएगा, r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास r प्लस 1 और डिवाइजन में क्या अपने पास r प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या लिखा हुआ है NCR। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वी कैन राइट इट एज समेशन r इक्वल्स टू 0 से n और r प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये r प्लस 2 बाय r प्लस 1 इंटू NCR। एक सिंपल सी फॉर्मेट हमारे पास आ गई जिसको हम शायद जानते भी हैं कि कैसे डील करेंगे। तो चलो इसको भी आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको डील करते हैं। तो देखो समेशन r इक्वल्स टू 0 से n और ये हो गया अपने पास r इंटू NCR बच्चों और प्लस 2 समेशन r इक्वल्स टू 0 से n और ये हो गया अपने पास NCR अपॉन r प्लस 1। इसको ऐसे 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लेते हैं। अब जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये r इंटू NCR जो लिखा हुआ है इसको समेशन r इक्वल्स टू 0 से n r इंटू, अच्छा इस NCR को हम लोग n बाई r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 एक प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं ना। NCR की प्रॉपर्टी होती है कि NCR को क्या लिखा जा सकता है, n बाई r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 ऐसे करके लिखा जा सकता है एक प्रॉपर्टी। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और प्लस ट्वाइस, अच्छा अब ये जो पॉइंट है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अपॉन में r प्लस 1 आ रहा है। तो एक बार देखो कि यार n प्लस 1 सी r प्लस 1 की अगर मैं बात करूँ तो क्या हमको इसी सेम प्रॉपर्टी से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू NCR। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये NCR अपॉन r प्लस 1, देखो बच्चों ये हमारे पास यही तो फॉर्मेट यहाँ अवेलेबल है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ट्वाइस समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और NCR अपॉन r प्लस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 सी r प्लस 1। अब इसमें r से r कैंसिल हो गया तो इसको अगर अब आगे सॉल्व करें तो इसमें से n बाहर आ जाएगा समेशन से, समेशन r पर है, n इंडिपेंडेंट होगा और समेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और ये हो जाएगा अपने पास क्या n माइनस 1 सी r माइनस 1 और प्लस और इसमें से 1 अपॉन n प्लस 1 अगर हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1 और समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और ये हो जाएगा अपने पास n प्लस 1 सी r प्लस 1। अब चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो गया अपने पास इक्वल्स टू n, अच्छा ये समेशन r इक्वल्स टू 0 से n तक है। देखो r इक्वल्स टू 0 को हम यहीं से लीव कर सकते थे क्योंकि r इक्वल्स टू 0 पर 0 इंटू समथिंग आएगा और 0 इंटू समथिंग तो 0 जाने वाला है। तो इसलिए हम इसको r इक्वल्स टू 0 की जगह कहाँ से शुरू कर सकते थे, r इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि समेशन पर जो सम ऑफ टर्म्स है अब उसमें 0 अगर हम ऐड भी करें तो उससे सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको 0 को हटा दें या रख दें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम r इक्वल्स टू 1 से शुरू कर सकते हैं और r इक्वल्स टू 1 से शुरू कर सकते हैं। तो r इक्वल्स टू 1 क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो क्योंकि 0 रखने पर ये माइनस 1 बनेगा जो कि इनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत करेंगे r इक्वल्स टू 1 से और r इक्वल्स टू 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो ये क्या बनेगा n माइनस 1 सी 0 और फिर मैक्सिमम वैल्यू n रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा सी n माइनस, मतलब ऑल पॉसिबल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो ये रेट अपने पास होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अब इसको देखो, अब यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं तो ये c1 बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास ये क्या बनेगा cn प्लस 1। तो मतलब अगर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो ये क्या आने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल n प्लस 1 c1 से लेकर लास्ट टर्म क्या आएगा n प्लस 1 cn प्लस 1। ये इस तरीके से रहेगा और हम जानते हैं कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 की पावर इंडेक्स होता है, पर सारे मतलब c0 से लेकर c इंडेक्स तक और यहाँ पर इंडेक्स कौन चल रहा है n प्लस 1। तो c0 वाली टर्म अवेलेबल नहीं, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा बोलो, ये आंसर होगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये तो एज इट इज प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और ये आंसर हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर इंडेक्स और माइनस c0 वाला टर्म और c0 की वैल्यू क्या होती है अपने को पता है 1।
तो इस तरीके से ये अपना फाइनल आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके आंसर की फॉर्मेट क्या लेकर आनी है, ये वाली फॉर्मेट लेकर आनी है। तो ये फॉर्मेट लेकर आनी है, तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसमें एलसीएम लेके, तो यहाँ पर n+1 एलसीएम आ जाएगा, और n+1 एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-1 और +2 इंटू 2 की पावर n+1-1, इस तरीके से। अब इस फॉर्मेट को अगर हम n कंपेयर करें हमें जो गिवन डेटा उसके साथ, तो हमें गिवन डेटा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 -2/3, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वही है। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू लेट से 2 प्लेस करें तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और n की वैल्यू 2 प्लेस करें तो देखो ये आंसर क्या बन जाएगा, क्या ये उससे मैच करेगा, क्योंकि वो अगर हम आंसर सॉल्व करें तो ये अपने पास ये वाली क्वांटिटी कितनी है, 16 + 8 + 4 - 2 / 3, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ये कितना हो गया अपने पास 26/3। तो एक बार n की जगह 2 रिप्लेस करके देखते हैं और देखें क्या आंसर आ रहा है इसका। तो n की जगह 2 अगर हम रिप्लेस करें यहाँ पर, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 2 × 3 मतलब 6 इंटू 2 की पावर 2 - 1 यानी 2, और प्लस ट्वाइस और मल्टीप्लाई विद n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपके पास 8 -1 और / 3। अब देखो ये हो गया 7 × 2 = 14, तो यानी कि ये 6 × 2 = 12 + 14 / 3, तो मतलब ये कितना आ गया आपके पास 26/3। तो मतलब n = 2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस रिजल्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू से कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आने वाला है, n = 2। तो देखो मतलब इसमें हम लोगों ने इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा है। बाकी लास्ट में हम लोगों ने इसको कंपेयर करवाया सिंपली, और उसके थ्रू हमने n की वैल्यू फाइंड करी अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 100C6। अच्छा देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके से लिखा हुआ रहता है तो फिर हम लोगों को इसको एक अलग तरीके से सोचना होता है, समझना होता है। देखो तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये लिखा हुआ है अपने पास 100C6 + 4 × 100C7 + 6 × 100C8 + 4 × 100C9 और प्लस 100C10। आपको इंडिविजुअल ये सोचे कि भाई इसको कैलकुलेट करें हम फाइनली फिर आंसर तक पहुँचे, तो बिल्कुल पहुँच सकते हैं, और फिर उसको कंपेयर करवाएं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इट इज़ हैज़ द वैल्यू x(c(y), और फिर हमें x और y की वैल्यूज़ x + y की वैल्यू के बारे में स्टेटमेंट करना है कि x + y क्या होने वाला है। पर अगर हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाएं, देखो ऑब्जर्वेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चंस करते वक्त, जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाएं। तो देखो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ होगा, इसके आगे ये 4, ये 6, ये 4 और ये फिर 1। इसको देखकर हमें कुछ क्लिक करेगा 1 4 6 4 1। पास्कल थ्योरी के हिसाब से ये इंडेक्स 4 के लिए पास्कल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो अगर हम बात करें तो इस 1 को क्या हम 4C4 लिख सकते हैं, 4C0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू 100C6 प्लस इस 4 को हम क्या 4C1 लिख सकते हैं इंटू 100C7 प्लस इस 6 को क्या लिखा जा सकता है 4C2 इंटू 100C8 प्लस इस 4 को क्या लिख सकते हैं 4C, देखो हमने को कहा 4C3 4C4, इसको 4C3 कर देते हैं हम लोग, ये 4C2 ये 4C1 इंटू 100C9 और प्लस अब देखो 4C4 4C3 4C2 4C1 और इस 1 को लिख लेते हैं हम लोग क्या 4C0 इंटू 100C10। अभी भी अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये इतना सिंपल इतना आसान क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, पर इसको एक नज़रिए से एक तरीके से सोचेंगे तो ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने में समझने में आसान हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इसको इस तरीके से सोचा जाता है कि 100C6 का मीनिंग क्या होता है पीएनसी के हिसाब से, इसका मतलब होता है कि 100 में से 6 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। 100 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमारे पास डिफरेंट, तो उसमें से 6 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। और 4C4 का मीनिंग क्या होगा कि 4 में 4 ऑब्जेक्ट्स में से 4 का सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पर देखो 4C4 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4C0 भी लिख सकता हूँ, पर हम इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि इन दोनों बेसिस का जो सम हो वो कांस्टेंट हो जाए, इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। देखो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखा, ये 4C4 लिखा है, फिर 4C3 फिर 4C2 फिर 4C1 फिर 4C0। इसका रीज़न बस ये है कि देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 7 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 9 10 हो जाएगा, 0 10 10 हो जाएगा सम। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें इस क्वेश्चन को क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। तो देखो हम ये इस तरीके से सोचे कि टोटल सपोज 104 ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज टोटल 104 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने उसके मान लो मुझे उसमें से 10 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने, 104 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो मुझे 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो, तो ठीक है हम लोग इस काम को कर सकते हैं बाय
104C10 तरीक़ों से, 104C10 तरीक़ों से, है ना। पर हम इस काम को ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि भाई हम 104 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें 2 ग्रुप बना देते हैं, एक 100 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना देते हैं, एक 4 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना देते हैं, एक 100 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना दिया, एक 4 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना दिया। अब इन दोनों ग्रुप्स में से अगर मुझे मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट्स में से मैं 4 ऑब्जेक्ट ले लूँ, उधर से 6 ऑब्जेक्ट्स ले लूँ, है ना। तो 4C4 इंटू 100 से 6, 100 वाले ग्रुप में से 6 ले लेता हूँ, या फिर 4C3 इंटू 100 से 1, भाई 4 वाले ग्रुप में से 3 ले लेता हूँ और 100 वाले ग्रुप में से 7 ले लेता हूँ, फिर 4C2 इंटू 100 से 8। इस तरीके से भी तो इस काम को किया सकता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सो वी हैव टू से कि दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 104C10। देखो इन वन लाइन इस क्वेश्चन का अपना इस तरीके से इस थॉट के साथ ये आंसर इस तरीके से आ गया। तो फाइनली वी कैन से कि इट विल बी इक्वल्स टू 104C10, और ये अपना XCY है, तो यानी कि ये XCY के इक्वल है। और अगर ये XCY के इक्वल है तो कैन वी से कि XCY किसके इक्वल हो गया? 104C10। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करवाएं तो x की वैल्यू 104 और y की वैल्यू 10, तो इस वजह से x प्लस वाई कितना हो जाएगा अपने पास? 114। तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ की बात कर रहा है, शायद एक और पॉइंट है, पॉसिबल वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो x प्लस वाई का एक आंसर तो 114 आ गया। पर अगर हम इसको इस तरीके से सोचें, देखो कि भाई सिंस हम जानते हैं कि XCY हमारा इक्वल है 104C10 के, तो क्या हम इसको 104C94 ऐसा भी लिख सकते हैं? क्या हम जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी है NCR को क्या लिख सकते हैं? NC(n-r). देखो तो इसलिए 104C10 को क्या हम लोग 104C94 लिख सकते हैं? ये भी तो XCY के इक्वल होगा। तो इस वजह से फिर फाइनली वी कैन से कि जो x प्लस वाई आएगा वो कितना आ जाएगा? 104 प्लस 94, मतलब एक अनदर पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया अपने पास? 198। तो दूसरी पॉसिबल वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगी? 198। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनली हमारे पास x प्लस वाई के लिए 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 114 एंड 198। तो देखो मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लेंथी होने वाला है, पर इस थॉट के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये थॉट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार फ्रीक्वेंसी में देखे गए हैं जो पूछे गए हैं एडवांस लेवल पर, है ना। तो चलो हम आगे चलते हैं, और मेंस लेवल पर भी ऐसे सवालों की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो चलो हम आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ द पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, ये पूरा एक्सपेंशन हमें गिवन है पावर 11 तक, और हमें द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 60 फाइंड करना है ना। चलिए तो देखें, तो ये एक्सपेंशन जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो है अपने पास x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब माइनस 3 एंड सो ऑन x की पावर 11 माइनस 11। अब कोई बच्चा ये सोचे कि भाई इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके x की पावर 60 फाइंड करेंगे, तो ये तो प्रैक्टिकली यूँ एडवांस लेवल पर जब क्वेश्चन के टाइम हमारे पास फिक्स रहता है कि हमें 4 से 5 मिनट में क्वेश्चन डील करना होता है, तो उसमें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो देखो थॉट प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आने वाली है? हाईएस्ट पावर क्या आने वाली है? x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 11, ये इसकी हाईएस्ट पावर रहने वाली है x की। तो इसको अगर हम समअप करें तो ये कितना आने वाला है अपने पास? तो ये फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल हो गया, तो ये n इंटू n प्लस 1/2, 11 इंटू 12/2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 66 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आने वाला है? 66 आने वाला है, और हमें x की पावर क्या चाहिए? 60, और इसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है x की पावर 60 का। तो अगर x की पावर 60 चाहिए, इसका मीनिंग क्या है कि जो हाईएस्ट पावर 66 है उसमें से 6 पावर्स हमें लेस करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x की पावर 66 का कोफिशिएंट क्या रहने वाला है, तो ये 1 रहने वाला है, क्योंकि सबके x वेरिएबल हम लेने वाले हैं और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 66 का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 1। पर मुझे फाइंड करना है x की पावर 60, तो x की पावर 60 फाइंड करने के लिए, टू फाइंड x की पावर 60, तो हमें करना क्या पड़ेगा x की पावर 60 फाइंड करने के लिए? ये जो हाईएस्ट 66 पावर आ रही है इसमें से 6 पावर्स कम करनी पड़ेंगी। अब 6 पावर्स कम करने के लिए हम क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं कि इसके इस एक्सपेंशन में देखो कि आपको लगता है कि इसमें एक बीच में एक टर्म आ रही होगी x की पावर 6 माइनस 6। तो फाइनली नाउ देखना, समझना सब लोग डायरेक्टली कि हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 कैसे निकालने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 60 फाइंड कर रहे हैं डायरेक्टली। देखो तो 60 x की पावर 60 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करें? 66 जो हाईएस्ट पावर है उसमें से 6 पावर लेस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब 6 पावर लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इस x की पावर 6 वाली टर्म को लीव कर दें,
तो मतलब हम बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन सबके x कंसिडर करें और इस वाले फैक्टर का कांस्टेंट ले लें, है ना। बाकी सारे फैक्टर के x कंसिडर करें और इस वाले फैक्टर का 6 ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 60 इस केस में क्या आ जाएगा, -6। समझे, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे x - 1, x स्क्वायर -2, x क्यूब -3। अब ऐसे करते करते यहाँ पर बीच में x की पावर 6 -6 और फिर ऐसे करते हुए x पावर 11 -11 ये आने वाला है अपने पास। अब मुझे x पावर 60 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सारे जो फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स की हम लोग x वेरिएबल ले लेते हैं और इस वाले फैक्टर का कांस्टेंट हम ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास x पावर 60 डील हो जाएगा। ये तब की बात है जब हम एक फैक्टर से 6 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं। अब अगर हम दो फैक्टर से 6 बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो, ये हो गया हमारे पास एक फैक्टर वाला केस, इसको मैं नाम देता हूँ S1, टेकिंग 1 फैक्टर एट अ टाइम। अब अगर मैं दो फैक्टर्स लूँ S2, टेकिंग 2 फैक्टर्स, तो देखो क्या क्या केस बनने वाले हैं। अब दो फैक्टर्स की मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ x ले लो और इधर से x की पावर 5 ले लो, तो भी तो x पावर 6 आ जाएगा। तो उस केस में कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बताओ, कोफिशिएंट बन जाएगा क्या, -1 मल्टीप्लाई विथ -5। ये आपके पास कोफिशिएंट बन जाएगा x पावर 6 के लिए। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं S2 के लिए, टेकिंग 2 के लिए, यहाँ से x स्क्वायर ले लेते हैं और इधर से x की पावर 4 ले लेते हैं। तो x स्क्वायर और x की पावर 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा, -2। एक्स स्क्वायर को लीव करें, एक्स की पावर 4 को लीव लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर का कांस्टेंट टर्म लेंगे और एक्स की पावर 4 वाले फैक्टर का भी कांस्टेंट टर्म लेंगे। समझ रहे हो बच्चों। तो एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर का अगर कांस्टेंट लेंगे तो -2 और एक्स की पावर 4 वाले फैक्टर का अगर हम कांस्टेंट टर्म लेंगे तो -4। और क्या कर सकते हैं, देखो एक्स क्यूब वाले फैक्टर के साथ एक्स क्यूब करना पड़ेगा, पर वो तो है नहीं, दो बार हमारे पास S2 मतलब टेकिंग 2 फैक्टर्स, तो एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब तो हम ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे पास S2 के नाम पर केवल ये दो पॉसिबिलिटीज आने वाली है। अब देखो, चलो एक काम करते हैं, S3 के लिए भी काम करने की कोशिश करते हैं। S3 मतलब टेकिंग 3। अब टेकिंग 3 में जाएंगे तो केवल एक पॉसिबिलिटी नजर आएगी कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब ले लिया जाए, क्योंकि तभी जाके एक्स की पावर 6 बनेगा। तो इस केस में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1, -2 और -3। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक्स पावर 60 का फाइनल कोफिशिएंट अपना ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये अपने पास आंसर होने वाला है। चलो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये क्या आने वाला है, -6 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 5 + 8, है ना, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास माइनस का और ये 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 13 और ये -12, तो मतलब इस एक्स पावर 60 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा इसकी एक्सपेंशन। तो देखो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन हमें ये स्टेटमेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है, पर इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में इस तरीके के सवाल पूछे गए और ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये हूबहू वैसा क्वेश्चन नहीं है, पर उसके जैसा कुछ फॉर्मेट में क्वेश्चन है। चलो तो लेट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि समेशन AR x - 4 की पावर R, और ये काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है। तो हम एक एक करके सारी जो डेटा है उसको डिकोड करते हैं। चलो तो फर्स्टली यहीं से शुरू करते हैं इस डेटा के साथ। अब देखो समेशन, अब इस समेशन को अगर हम लिखें तो ये लिखा हुआ है समेशन AR x - 4 की पावर R फ्रॉम R = 0 से लेके 3n तक, एंड इट विल बी इक्वल्स टू समेशन R = 0 से लेके 3n तक और कैपिटल AR और x - 5 की पावर R। एक बार एक्सपेंशन कर लेते हैं समेशन को, फिर इसको बस समझते हैं, क्योंकि इसके आगे का डेटा ये है कि AK की वैल्यू 1 है फॉर ऑल के ग्रेटर = n, और फिर बाकी एक अलग डेटा है DR और BR के लिए, और फिर एक अलग थर्ड डेटा है DR और कैपिटल DR के लिए, फिर DK की वैल्यू 1 है। तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन। तो डेटा काफ़ी सारे डेटा है अपने पास और हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है A2n D2n/B2n। चलो तो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, पर एक बार इसको एक्सपेंड करके एक बार समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। समेशन एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं, R की वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये अपने पास इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इट विल बी इक्वल्स टू A0 x - 4 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा अपने पास, प्लस A1 x - 4 की पावर 1 प्लस A2 x - 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब ऐसे करते हुए हम लास्ट में 3n रखेंगे, पर इसने ये भी बोला हुआ है कि AK इज़ 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन = 2n, यानी स्मॉल AK की जो वैल्यू है वो 1 है फॉर ऑल ग्रेटर देन = 2n। तो ऐसे करते हुए कभी ना कभी हमारे पास A2n - 1 आएगा, है ना, 2n से जस्ट पहले वाला। भाई जब k की वैल्यू 2n रिप्लेस करूंगा तो ये A2n बनने वाला है। अब A2n की वैल्यू 1 है, पर A2n - 1 कितना होने वाला है वो नहीं पता। तो ऐसे करते हुए कभी ना कभी A2n - 1 बनेगा, और उसमें उस वक्त x - 4 की पावर अपने पास चल रही होगी 2n - 1, और उसके बाद की जो टर्म्स हैं
उनमें सब में जो a2n आएगा, अब इसके बाद a2n आने वाला है, पर उस a2n की वैल्यू क्या होने वाली है 1। 2n या 2n से ज़्यादा जितनी भी टर्म्स हो उन सबका कोफिशिएंट क्या आने वाले हैं 1। तो मतलब a2n की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू x माइनस 4 की पावर 2n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 2n प्लस 1 और प्लस ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 3n। ये 3n तक चलाना है हमें समेशन। अब यही चीज़ राइट साइड में एक बार लिखते हैं हम लोग, है ना। तो राइट साइड में अगर हम लिखें तो राइट साइड में हमारे पास आ जाने वाला है a0 एक्स माइनस 5 की पावर 0, ये बन जाएगा 1 अपना, प्लस a1 एक्स माइनस 5 की पावर 1 प्लस a2 एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस, और ऐसे करते हुए अब इसको भी एक बार a2n पर रोक लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल a2n, अब कैपिटल a2n के लिए कोई कमेंट नहीं है हमें, है ना, क्योंकि आगे अलग डेटा है, फिर अगला एक थर्ड अलग डेटा है, तो इसलिए कैपिटल a2n पर हमारे पास कोई कमेंट नहीं है। तो कैपिटल a2n 1 भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम 1 भी हो सकता है। तो ये a2n एक्स माइनस 5 की पावर 2n प्लस, और ऐसे करते हुए आगे जब चलेंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा a3n और x माइनस 5 की पावर 3n। अब ये पूरा एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम इसको कम्प्लीटली एक्सपेंड करें तो ये काफ़ी बड़ा सारा हो जाने वाला है, पर हमें टारगेट क्या करना है तो उसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। हमें कैपिटल A2n को टारगेट करना है, कैपिटल A2n फाइंड करना है, फिर कैपिटल D2n यहाँ से मिलेगा हमें और कैपिटल B2n हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो इन तीनों को टारगेट करना है। तो चलो अब कैपिटल A2n को टारगेट करें तो ये रहा हमारे पास वो कैपिटल A2n। अब इसको फाइंड करने की बात करें तो एक काम मैं करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखो ऐसे सोचा जाता है कि x माइनस 5 और ये x माइनस 4 है, ये दो अलग अलग फॉर्मेट है, मतलब x माइनस 4 को x माइनस 5 के टर्म्स में लिखा गया। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 4 में मुझे पता है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से +1 रहेगी, मतलब x माइनस 5 में 1 ऐड करूँगा तो ये x माइनस 4 आ जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि x माइनस 5 को लेट वी सपोज कि लेट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू t, है ना, इसको t कंसिडर कर लेता हूँ। तो उस केस में x माइनस 4 क्या हो जाने वाला है t प्लस 1। इस केस में x माइनस 4 क्या हो जाएगा t प्लस 1। तो इस केस में ये जो फर्स्ट डेटा, एक बार इसको वापस से रीराइट करते हैं यहाँ से, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 4 की जगह t प्लस 1 लिखेंगे तो इसको क्या हम ऐसे लिखें कि a0 x माइनस 4 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो उसको तो नहीं लिखते, प्लस a1 इंटू टी प्लस 1 प्लस a2 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सोन। अब सोन करके हम लोग पहुँचे a2n माइनस 1 तक, तो प्लस a2n माइनस 1 और इंटू टी प्लस 1 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, और फिर अपने पास बाकी सारे जो टर्म्स हैं उनके सबके कोफिशिएंट क्या रहेंगे और 1 रहेंगे। तो प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 की पावर 2n प्लस 1, और ऐसे करते हुए लास्ट में अपने पास आएगा प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 की पावर 3n। ये मैंने लिखा लेफ्ट साइड ऑफ द जो डेटा में गिवन है, और राइट साइड में हमें गिवन है कैपिटल A0, है ना, कैपिटल A0। अच्छा, x माइनस 5 की पावर 0 तो आपके पास 1 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा a1t प्लस a2t स्क्वायर, और प्लस ऐसे करते हुए बीच में a2n t की पावर 2n, और प्लस ऐसे करते हुए लास्ट में a3n और t की पावर 3n। अब ऐसे लिख सकते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट है, मतलब ये सब लिख के एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको, पर हमारा इंटरेस्ट है केवल किसको फाइंड करने में, a2n। तो चलो अब a2n की बात करते हैं। अब a2n की बात करें तो a2n है क्या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में t की पावर 2n का कोफिशिएंट। तो हम लेफ्ट साइड में भी t की पावर 2n के कोफिशिएंट को फाइंड कर लें और कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें दोनों तरफ। अब लेफ्ट साइड में t की पावर 2n की अगर हम बात करें तो ये तो t प्लस 1, ये t प्लस 1 की स्क्वायर, ये t प्लस 1 की पावर 2, इनमें तो t की पावर 2n मिलने सर। तो फर्स्टली पहली बार t की पावर 2n हमें यहाँ मिलेगा, फिर इसमें भी कहीं ना कहीं t की पावर 2n होगा, और इन सब में t की पावर 2n होगा। तो इसमें अगर हम t की पावर 2n ढूंढने चलें, t की पावर 2n, तो इसमें t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या आएगा 2nc2n, है ना। इसमें t की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या आएगा 2n प्लस 1c2n, है ना। अगली वाले टर्म में क्या आ जाएगा, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 3nc2n, है ना। हम जानते हैं ना कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर r क्या होता है अपने पास, NCR होता है। NCR इज व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर n। तो ये सब 1 + t 1 + t 1 + x की पावर n की फॉर्मेट में है। तो अगर हम इसमें t की पावर 2n का कोफिशिएंट देखें तो इसमें आएगा 2n/c2n, इसमें आएगा 2n + 1c2n, ये 3n/c2n। तो ये हमारे पास कैपिटल A2n आ गया। अब इसको भी फाइनलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि 2n/c2n की वैल्यू क्या होगी 1। तो 2n/c2n को क्या मैं 2n + 1c2n + 1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। 2n/c2n की वैल्यू 1 है, 2n + 1c2n + 1 की वैल्यू भी 1 होगी। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 2n + 1c2n, प्लस अगला टर्म एक बार और लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अपने पास 2n + 2c2n, और ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3n/c2n, है ना। अब इसको अगर हम देखें तो यार ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्बिनेशन की। हम जानते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि NCR और NCR+1 को अगर हम ऐड करें तो ये n+1CR+1 आ जाता है ना। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं तो इंडेक्स में 1 ऐड हो जाता है और लार्जेस्ट बेस अपने पास फाइनली रिजल्ट में आ जाता है। तो दोनों इंडेक्स सेम है, बेसिस में 1 का डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2n + 2, मतलब इंडेक्स में एक ऐड हो जाएगा और लार्जेस्ट बेस यानी C2n + 1। अब आप देखो इन दोनों की फिर वापस ग्रुपिंग करूंगा मैं, तो ये फिर से कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन हो गए, दोनों के इंडेक्स 2n + 2 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2n + 3 C2n + 1, है ना भाई। इंडेक्स में एक ऐड हो जाएगा, लार्जेस्ट बेस आ जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर हम पेयरिंग करेंगे तो हमें पता है कि जब 2n + 2 C2n की बात हुई तो उससे पहले 2n + 2 C2n + 1 आ गया। तो जब हम ऐसे करते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे तो इस सारे सम के बाद यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो इसमें आंसर क्या पहुँच चुका होगा 3nC, है ना। 2n + 2 2n + 2, और ये 2n + 1, तो ये 2n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n + 1, इस तरीके से। और जब हम इन दोनों को भी ऐड कर देंगे फाइनली, तो फाइनल रिजल्ट कैपिटल A2n के लिए क्या आ जाने वाला है बेटो, तो फाइनल रिजल्ट आ जाने वाला है 3n + 1C, और लार्जेस्ट बेस मतलब 2n + 1, है ना भाई। इंडेक्स में 1 ऐड होगा, प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़, ये वाली प्रॉपर्टी, इंडेक्स में एक ऐड होगा, 3n + 1C लार्जेस्ट बेस। तो ये हमारे पास कैपिटल A2n की वैल्यू आ जाने वाली है। अब हम चलें देखो कैपिटल D2n और B2n को निकालें। तो 3nC2n 3nC2n + 1, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो वापस से वही सेम प्रॉपर्टी NCR+1, तो n + 1 CR+1, तो इंडेक्स में एक ऐड हो जाएगा 3n + 1, और C अपने पास क्या आ जाएगा 2n + 1 आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास आ गया A2n फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब ये A2n फाइंड कर लिया तो हमें अब आगे क्या फाइंड करना है, एक तो D2n एक B2n। तो चलो B2n और D2n इसको फाइंड करने के लिए अब इन पर काम करना शुरू करें। सेम जॉब है एज इट इज़, क्योंकि सारे पूरे क्वेश्चन को अगर आप समझो तो ये x-9 है तो ये x-9 + 1 है, ये x-13 है तो ये x-13 + 1 है। तो इसी तरीके से हम लोग D2n और B2n भी फाइंड कर सकते हैं। चलो तो एक बार B2n के लिए चलते हैं उस वाले एक्सपेंशन की तरफ। चलो तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो ये लिखा हुआ है समेशन r = 0 से 3n, समेशन r = 0 से 3n, और dr x-8 की पावर r, स्मॉल dr और x-8 की पावर r, और इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है समेशन br, समेशन r = 0 से 3n br और x-9 की पावर r, x-9 की पावर r। अब वापस से सिमिलर मैनर में उसी जॉब को एज इट इज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा क्विक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंडीशन एक बार वापस से देखो सेम ही कंडीशन है कि dk = 1 फॉर ऑल k > 2n। तो अगर मैं यहाँ पर वापस से x-9 को अगर हम t कंसिडर कर लें तो इससे x-8 जो होगा वो अपना t + 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर हम इस एक्सपेंशन को थोड़ा एक्सपेंड करें तो r की वैल्यू 0 रखें तो d0 x-8 की पावर 0 तो 1 हो जाएगी, है ना। थोड़ा क्विक करते हैं अब इस काम को, d1 और x-8 की जगह क्या लिख सकते हैं t + 1, d2 t + 1 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए ये हमारे पास d2n - 1 तक तो एज इट इज चलेगा, t + 1 की पावर 2n - 1। पर d2n से क्या होगा, क्योंकि d2n की वैल्यू वापस से क्या होगी 1, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से देखो d2n की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1, या उसके बाद के जितने भी कोफिशिएंट है सबकी वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 × t + 1 की पावर 2n + 1 × t + 1 की पावर 2n + 1, और ऐसे करते हुए लास्ट में आ जाएगा 1 × t + 1 की पावर 3n।
और राइट साइड में ये जो डेटा है वो रिलेटेड है किससे, बी आर से, है ना। तो बी आर से रिलेटेड है तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास B0 प्लस B1T प्लस B2T², और ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास आ जाएगा B2N T की पावर 2N, और लास्ट टर्म आएगी अपने पास B3N T की पावर 3N। पर हमारा इंटरेस्ट है B2N फाइंड करने में केवल, है ना, हमारा इंटरेस्ट है B2N। अब वापस से इन सिमिलर मैनर कैन आई से कि हेंस जो B2N होगा वो बेसिकली T की पावर 2N का कोफिशिएंट होगा, तो इसमें T की पावर 2N का कोफिशिएंट निकालें तो ये अपने पास आने वाला है 2N C2N, 2N प्लस 1 C2N, और इस तरीके से करते हुए ये अपने पास आने वाला है 3N C2N। तो कैन आई से इन सिमिलर मैनर कि ये B2N एग्जैक्टली A2N के बराबर होगा, क्योंकि A2N भी तो यही था एज इट इज 2N C2N, 2N प्लस 1 C2N, और इस तरीके से 3N C2N। तो अल्टीमेटली B2N को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 3N प्लस 1 C2N प्लस 1। और सिमिलरली अगर हम थर्ड डेटा पर चलें तो थर्ड डेटा हमारे पास समेशन r इक्वस टू 0 से 3N dr x माइनस 12 की पावर r, एक बार लिख लेते हैं इसको भी। तो थर्ड डेटा हमारे पास समेशन r इक्वस टू 0 से 3N स्मॉल dr x माइनस 12 की पावर r, x माइनस 12 की पावर r, और इज इक्वस टू समेशन r इक्वस टू 0 से 3N और कैपिटल dr x माइनस 13 की पावर r, कैपिटल dr x माइनस 13 की पावर r। ये हमारे पास डेटा है अवेलेबल इसके अंदर। तो अब अकॉर्डिंगली वापस से मुझे फाइंड क्या करना है, इन सिमिलर मैनर D2N फाइंड करना है। तो D2N फाइंड करना है तो सिमिलर मैनर में मैं x माइनस 13 को t कंसिडर करूँ तो इससे x माइनस 12 t प्लस 1 आएगा, और यही सेम, और क्योंकि वही सेम कंडीशन है कि डी के इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2n, तो वापस से इन सिमिलर कैलकुलेशन वी कैन से कि जो D2N आने वाला है वो भी वही आएगा जो अपने पास क्या कैलकुलेट होकर रहते हैं A2N और B2N, मतलब 3N प्लस 1 C2N प्लस 1। अब ये वैल्यूज़ की यूँ इंपॉर्टेंस ही नहीं बची कि ये क्या आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं कि ये तीनों सेम है ना, फाइनली वी कैन कंक्लूड कि जो A2N होगा वही B2N होगा और वही D2N होने वाला है। तो फिर हमें जो फाइंड करना है वो रेशो है A2N प्लस D2N अपॉन B2N का। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि A2N प्लस D2N अपॉन B2N, D2N अपॉन B2N, ये रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाने वाला है, ये सब इक्वल है तो इसलिए रेशो क्या आ जाने वाला है, 2 के इक्वल आ जाने वाला है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज व्हाट इक्वल्स टू 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उस तरीके से डील करते हैं, है ना। पर ये सवाल आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर्स में इस तरीके का, डिट्टो एज इट इज सेम नहीं, बट ये इस तरीके से डील किया था इस क्वेश्चन को। डन, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखो ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखो तो यहाँ पर ये गिवन है कि r इक्वल्स टू 0 1 से लेकर अप टू 10 तक लेट कैपिटल AR BR एंड CR डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 10 20 30। तो फिर हमें ये समेशन फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले ये गिवन है कि जो कैपिटल AR है वो इस 1 प्लस x की पावर 10 में x की पावर r का कोफिशिएंट है। तो हमें पता है कि x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, 10 CR। ऐसे BR क्या हो जाएगा, 20 CR, और CR क्या हो जाएगा अपने पास 30 CR, है ना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये AR BR CR का मीनिंग इस क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि AR BR CR क्या है। अब हमें फाइंड क्या करना है, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक और AR मल्टीप्लाई विद B10 इंटू BR माइनस C10 इंटू AR, ये हमें फाइंड करना है। चलो तो ये सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। AR का मीनिंग क्या हो गया अपने पास 10 CR मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट B10 का मीनिंग क्या हो जाएगा, B10 का 20 C10 इंटू BR का मीनिंग हो जाएगा 20 CR माइनस C10 का मतलब क्या हो जाएगा 30 C10 और AR का मीनिंग क्या हो जाएगा अपने पास 10 CR। ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो 10 CR मल्टीप्लाई विद 20 C10 इंटू 20 CR माइनस 30 C10 इंटू 10 CR, ये अपना क्वेश्चन जो गिवन डेटा उसके हिसाब से हो गया।
अब इस समेशन को दोनों पार्ट्स में अलग अलग कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो देखो इस समेशन में से इस 20C10 को तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, इस समेशन में से। चलो अब अगले स्टेप में तो 20C10 तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, और ये 10CR इंटू 20CR, है ना, माइनस फिर दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, है ना, r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, और ये हो जाएगा अपने पास 30C10, ठीक है, और ये 10CR और 10CR दो बार, तो इंटू 10CR इंटू 10CR। अब इसमें से 20C10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं समेशन में से, तो 20C10 बाहर आ गया। समेशन के अंदर क्या बचा, r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक और 10CR इंटू 20CR, और माइनस ये 30C10 फिर से, और समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, और ये क्या हो जाएगा अपने पास 10CR इंटू 10CR। तो इस तरीके से अपने पास दोनों फॉर्मेट्स हमने लिख ली इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें तो ये 20C10 तो ठीक है एज इट इज़। अब ये 10CR इंटू 20CR की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, देखो जब भी हमारे पास दो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट आता है तो हम लोग उस क्वेश्चन में हम किस तरीके से काम करते हैं कि हम इन दोनों के बेस को का सम जो है वो कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और कांस्टेंट बनाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि हम ये जानते हैं कि NCR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, NC(n-r), प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो मैं इन 10CR 20CR में से किसी भी एक को, या तो प्री फैक्टर या पोस्ट फैक्टर, इन दोनों में से किसी भी एक को उस प्रॉपर्टी की हेल्प से यूटिलाइज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ। तो इस 10CR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10C(10-r) और इंटू 20CR। अब देखो इन दोनों का सम ये क्या बन गया होगा, 10-r प्लस r करेंगे तो 10 हो जाएगा, और सिमिलरली उस क्वेश्चन में उधर कर लेते हैं तो माइनस का 30C10 और समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, और इस 10CR को लिख देते हैं 10C(10-r) इंटू 10CR। तो वापस से देखो इन दोनों का सम फिर से कांस्टेंट आ गया होगा अपने पास। अब ये कांस्टेंट बनाने का लॉजिक क्या होता है, तो वो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, हम एक और क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस कांस्टेंट को बनाने का ये ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, देखो इस समेशन को, तो r की वैल्यू 1 रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा 10C9 इंटू 20C1, फिर अपने पास आएगा 10C, जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10C8 इंटू 20C2, और ऐसे करते हुए लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो जब r की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10C0 इंटू 20C10, और माइनस, और ये दूसरा फैक्टर अभी मैं लिखता हूँ, पर पहले इसको समझें हम लोग। तो इसको समझें तो यार ये वही वाली बात होगी ना कि जैसे सपोज मेरे पास 30 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो इस काम को मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ, 30C10 से, या तो डायरेक्टली ऐसे बोले, या फिर 30 ऑब्जेक्ट्स के अगर मैं दो ग्रुप्स कर दूँ, एक 20 ऑब्जेक्ट्स का, एक 10 ऑब्जेक्ट्स का, मतलब मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं, तो 20 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं, तो अब उसमें से मुझे मान लो 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है। अब 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो डायरेक्टली वी कैन से पूरी क्लास में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो 30C10 वी हैव वेज। पर इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं ना कि भाई 20 लड़कों में से, 20 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट करें, भाई 10 बच्चे सेलेक्ट करने, तो उन 10 बॉयज़ में क्या हो रहा होगा, या तो 10 की 10 गर्ल्स आ रही होंगी, है ना, 10 की 10 गर्ल्स और 9 बॉय, या फिर एक बॉय और 9 गर्ल्स आ रही होंगी, 1 बॉय 9 गर्ल्स, 2 बॉय 8 गर्ल्स, या फिर 10 बॉयज़ 0 गर्ल्स, है ना, इस तरीके से भी तो हो रहा होगा। अब इसमें एक केस मिसिंग है, कौन सा वाला, जब सारी की सारी गर्ल्स आ रही होंगी, है ना, 10C10 वाला केस। भाई देखो 10C9 अवेलेबल है, 10C8 अवेलेबल है, 10C0 अवेलेबल है, बस वो एक केस मिसिंग है। तो इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे तो उस एक केस को लीव करके बाकी इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30C10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। तो 30 में से 10 बच्चों के सिलेक्शन में 30 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन कैसे कर रहे होंगे हम लोग, या तो 10 बॉयज़ 0 गर्ल्स, है ना, 10 बॉयज़ 0 गर्ल्स, ये वाला केस, या फिर 9 बॉयज़, या फिर 8 बॉयज़, या फिर 2 बॉयज़, या फिर 1 बॉय 9 गर्ल्स, या फिर एक केस और आएगा 0 बॉय और 10 गर्ल्स। तो वो 0 बॉय 10 गर्ल्स वाला केस इसमें से मिसिंग है, उस केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस अवेलेबल है। तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये, और इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे कौन से केस को, 0 बॉय 10 गर्ल्स वाले केस को। तो जो अभी हम लिखते हैं इसके आगे, और माइनस सिमिलरली ये 30C10 और इंटू, और सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात हो रही है। देखो इन दोनों का सम कांस्टेंट हो गया। सम कांस्टेंट बनाने के पीछे यही सेम लॉजिक होता है,
है ना। तो अगर हम इसको भी लिखेंगे आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक रिप्लेस करते हुए, तो -30C10 और इंटू इसके बाद मैं चलो यहाँ लिखता हूँ, तो इंटू इसके बाद क्या आ गया होगा, आर की वैल्यू 1 रखूँगा तो 10C9 इंटू 10C1 प्लस, और ऐसे करते करते लास्ट में जब आर की वैल्यू 10 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10C0 इंटू 10C10। तो इसमें भी देखो एक केस मिसिंग है ना, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर मैं बोलूँ कि मान लो 20 स्टूडेंट्स की क्लास है और मुझे वापस से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो इस काम को डायरेक्टली तो मैं कर सकता हूँ 20C10 तरीक़ों से, पर जब मैं 20 स्टूडेंट्स की क्लास में 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 10 बॉयज़ में से 10 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए 0 गर्ल्स, या फिर 9 बॉयज़ 1 गर्ल, या 1 बॉय 9 गर्ल्स। पर एक और पॉसिबिलिटी होगी ना 0 बॉय और 10 गर्ल्स, वो पॉसिबिलिटी यहाँ से भी मिसिंग है। तो इस काम को करने के लिए अब अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं देखो, तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, 20C10 मल्टीप्लाई विथ, अब इस पूरे क्वांटिटी का फाइनल सम क्या होगा 30C10 माइनस वो कौन सा केस जो मैं आपको समझा रहा था अभी, कौन सा केस 0 बॉय 10 गर्ल्स वाला। देखो 10 बॉयज़ 0 गर्ल्स, 9 बॉयज़ 1 गर्ल, इसमें सब आ रहा होगा, 2 बॉयज़ 8 गर्ल्स, 1 बॉय 9 गर्ल्स। अभी 0 बॉय और 10 गर्ल्स वाला केस इसमें मिसिंग है, तो इसमें से उस केस को हटा देते हैं। तो माइनस कर देते हैं 0 बॉय कितनों में से 20 में से 10 गर्ल्स, तो मतलब माइनस कर देते हैं क्या 10C10 इंटू 20C, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा, अपने पास क्या 30C10 माइनस 10C10 इंटू 20C0 माइनस 30C10 और मल्टीप्लाई विथ द सेम मैनर। अभी 30C10 के साथ ये जो सारे केसेस है वो तो अवेलेबल है, तो इसका तो फाइनल सम क्या हो जाएगा 20C10, और इसमें से माइनस क्या करना है ना 0 और 10 वाला केस, मतलब 10C10 इंटू 10C0, इस केस को मेरे को इसमें से एलिमिनेट करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 20C10 इंटू 30C10 माइनस, अच्छा ये 10C10 और 20C0 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 10C10 भी 1 होगा, 20C0 भी 1 होगा, तो ये फाइनली 1 आ जाएगा, और माइनस 30C10 और इंटू 20C10 और माइनस, और ये 10C10 और 10C0 दोनों 1 होने वाले हैं, तो ये भी 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है। अब देखो तो 20C10 30C10 और ये 30C10 20C10 ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 20C10 और ये प्लस का 30C10। तो इस तरीके से ये अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास, अच्छा देखो 30C10 को हम लोग कैपिटल C10 लिख सकते हैं, और माइनस और 20C10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं B10 लिख सकते हैं। तो इसलिए फाइनली आंसर अपने पास क्या आ जाएगा C10 माइनस B10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना डील हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरीके से डील करेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब ये वापस से वो क्वेश्चन है कि जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11 फाइंड करना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम से शायद डील होने वाला क्वेश्चन है। लेट वी डू इट, है ना, लेट वी ट्राई टू डू इट। तो ये 1 + x² की पावर 4 अब ये है, और हमें x पावर 11 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो हमें पता है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा 1 + x² की पावर 4 को, तो इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है 4C_R1 और x² की पावर R1 इंटू इसका जनरल टर्म क्या आने वाला है दूसरे वाले फैक्टर का 7C_R2 इंटू x³ की पावर R2, और तीसरे वाले फैक्टर का जो जनरल टर्म है वो क्या आने वाला है अपने पास 12C_R3 और इंटू x की पावर 4 की पावर R3, है ना। देखो इस तरीके से डील करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो फाइनली ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4C_R1 इंटू 7C_R2 इंटू 12C_R3 इंटू x की टोटल पावर क्या हो जाएगी 2R1 प्लस 3R2 और प्लस 4R3। ये अपने पास x की टोटल पावर आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से कि भाई 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 मुझे इसको किसके बराबर करना है 11 के बराबर। और ऑल्सो मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी कि जो R1 R2 और R3 जो है ये सबके सब होल नंबर्स हो सकते हैं, सबके सब होल नंबर्स, क्योंकि मिनिमम जो कॉम्बिनेशन का बेस होता है वो 0 होता है, तो C0 मिनिमम हो सकता है। और मैक्सिमम हम ये बोल सकते हैं कि जो R1 होगा वो मैक्सिमम 4 हो सकता है, R2 जो होगा वो मैक्सिमम 7 हो सकता है, और R3 जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 हो सकता है। R3 मैक्सिमम 12 हो सकता है, R2 7 हो सकता है और R1 4 हो सकता है मैक्सिमम। अब इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए पॉसिबिलिटीज़ को चलो कोशिश करते हैं देखने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। चलो तो फिर हम लोग R1
R2 और R3 के लिए केस बनाने की बात करते हैं और इसमें उसके साथ फिर हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। चलो तो 2R1 + 3R2 + 4R3 11 करना है और R3 R1 R2 सब होल नंबर और ये सब कंडीशन है। तो चलो सबसे पहले R3 का कोफिशिएंट लार्जेस्ट है भाई, यहीं से शुरू करते हैं। R3 की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। R3 की लोएस्ट वैल्यू 0 रख देते हैं। अब R3 की वैल्यू 0 रख दूंगा तो ये 2R1 + 3R2 11 लाना है। अब 2R1 + 3R2 अगर मुझे 11 लाना है तो R2 की वैल्यू भी अगर मैं 0 रखूँ तो देखो अगर ये 0 रखूँगा तो 2R1 तो 11 हो नहीं पाएगा, तो R2 की वैल्यू तो मुझे एटलीस्ट 1 तो रखनी पड़ेगी। अब मैं अगर R2 की वैल्यू 1 रखता हूँ मतलब डेफिनेटली R2 मुझे मिनिमम 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यार ये दोनों हमेशा इवन होंगे और इवन में अगर ये 0 हो गया तो वो ऑड नहीं हो सकता, 11 नहीं आ सकता, तो R2 1 तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम मुझे। अब R2 को मैं 1 रख देता हूँ तो ये अपने पास 0 था, ये 1 यानी 3 हो गया होगा, माइनस करेंगे 8 तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, पहला केस। अब ऐसे R3 की वैल्यू मान लो मैं 0 ही रखता हूँ, पर R2 की वैल्यू थोड़ा बदल के मैं मान लो 2 रख देता हूँ, तो 2 3 6 वो तो हो नहीं पाएगा, 3 रखता हूँ, तो 3 रखता हूँ तो ये आपके पास 3 3 9 और 9 माइनस करेंगे तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। और अगर मान लो मैं R3 की वैल्यू एक और 0 पर पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, 0 रखूँ तो 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू अगर मैंने 3 के बाद अगर रखूँ तो 5 ही रखनी पड़ेगी, 4 तो रख नहीं पाऊँगा, और 5 रखूँगा तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, 15 बन जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि R3 की वैल्यू हम लोग 0 इसमें नहीं रख सकते, तो R3 की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब हम लोग अब R3 की वैल्यूज़ को बदलते हैं। तो R3 की वैल्यूज़ को बदलते हैं तो हम लोग R3 की वैल्यू को मान लो अब 1 रखते हैं। अब R3 की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 4 तो माइनस हो ही गया, तो वहाँ 7 बचा, तो 2R1 मतलब इस केस में मुझे 2R1 + 3R2 की वैल्यू मुझे क्या लेकर आनी है 7 लेकर आनी है ना भाई। यहाँ पर R3 की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 4 1 4 हो जाएगा, तो 2R1 + 3R2 की वैल्यू मुझे क्या लेकर आनी है 7। अब 7 लेकर आनी है तो R2 की वैल्यू मैं वापस से बोलूँगा 0 तो रख नहीं सकता, तो R2 की वैल्यू भी 1 रखता हूँ मैं, तो 3 माइनस करूँगा तो 4 तो वो 2 आ जाएगा, और इसमें 1 रखता हूँ अगर मैं वापस से तो R2 की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो वो 3 माइनस हुआ था, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 6 और 3 रखूँगा तो वो 9 माइनस होगा, तो 6 माइनस करने से होगा नहीं और 9 माइनस हम कर नहीं पाएंगे, तो R3 की वैल्यू 1, अब इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही होगी। अब R3 की वैल्यू एक लास्ट पॉसिबिलिटी हम कोशिश करते हैं एक बार कि R3 की वैल्यू 2 रखने की कोशिश करते हैं। अब R3 की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 4 2 8 तो उधर से माइनस हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा वहाँ 3। अब 3 बचेगा तो इस केस में R2 की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ये 0, ये एक पॉसिबिलिटी और है ना। तो इस वजह से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। अब इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग इन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफिशिएंट हमारे पास ये है, तो चलो 4CR1 यानी 4C4 इनटू 7CR2 यानी 7C1 इनटू 12CR3 यानी 12C0 पहले केस में। दूसरे केस में ये आ जाएगा 4C1 इंटू 7C3 इंटू 12C0। तीसरे केस में आ जाएगा 4C2 इंटू 7C1 इंटू 12C1, और लास्ट केस में आ जाएगा ये आपके पास 4C0 इंटू 7C1 इंटू 12C। अब इसकी कैलकुलेशन करने से हमें फाइनली जो ऑप्शन हैं उसके हिसाब से अपन आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखो 4C4 की वैल्यू 1 आएगी, 7C1 की वैल्यू 7, 12C0 की वैल्यू 1, पहला ऑप्शन आ गया, पहला कोफिशिएंट आ गया। 4C1 की वैल्यू 4। अब 7C3 की वैल्यू फाइंड करें तो 7C3 कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6, तो यह आ जाएगा 35, और 12C0 की वैल्यू 1। अभी 4C2 की वैल्यू बात करें तो ये 6 अपने पास, 7C1 7 हो गया, 12C1 12 हो गया, और 4C0 की वैल्यू 1 इंटू 7C1 की वैल्यू 7, और 12C2 की बात करें तो 12C2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 11/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। अब इन कोफिशिएंट को फाइंड करें तो वी कैन से कि हेंस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 क्या हो जाएगा, तो पहला कोफिशिएंट अपने पास 7 आ गया, दूसरा कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 35 इंटू 4 140। तीसरा कोफिशिएंट करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 7 तो 84 इंटू 6, तो 84 इंटू 6 करेंगे तो 480 और तो 504 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 7 6 42, और 7 से 42 46। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये अपने पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 7 4 और 2 यानी 13 है ना 1, और ये आपके पास 5 और 6 11, 1 कैरी हुआ, और ये आपके पास 5 और 9 1 10 11, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 13। तो इस तरीके से देखो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है कि कैपिटल X इक्वल्स टू 10C1 का स्क्वायर ट्वाइस इंटू 10C2 का, तो क्या कैपिटल S को मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन R इंटू
10 CR का होल स्क्वायर, है ना, फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेके और 2, 3 से लेके 10 तक। भाई r की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 इंटू 10C1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 10C2 का स्क्वायर, 3 इंटू 10C3 का स्क्वायर, 10 इंटू 10C10 का स्क्वायर। तो इस कैपिटल X को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जिसमें r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, और फिर हमें इसकी वैल्यू x अपॉन 1430 की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक रिप्लेस करना शुरू करें, तो अब ये इस तरीके से वो लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था अभी, तो ये वापस से 2 बाइनोमियल है यहाँ पर, क्योंकि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक और r इंटू और ये 10CR इंटू 10CR। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक और r इंटू और 10CR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10/r इंटू 10-1 CR-1 इंटू 10CR, है ना। भाई हम लोग जानते हैं ना कि NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR को लिख सकते हैं हम लोग n/r इंटू n-1 CR-1, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल। तो इसलिए अब इसको अगले टर्म में चलें तो हम इसको r से r कैंसिल कर देते हैं, ये 10 समेशन से बाहर आ जाएगा, तो 10 टाइम्स समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, और ये हो जाएगा आपके पास क्या 9CR-1, है ना, 9CR-1 और मल्टीप्लाई विथ 10CR। अब ये इस तरीके से बन गया 9CR-1 इंटू 10CR। अब ये 9CR-1 इंटू 10CR आ गया, तो वापस से अगर हम देखें तो क्या यार ये वापस से 2 बाइनों का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया, 2 बाइनों का प्रोडक्ट हो गया। तो वापस से सेम क्वेश्चन, देखो इस वाले आइडिया पर बेस्ड ये तीसरा सवाल है, और इनमें से 2 सवाल हमने 3 सवाल कर लिए आज की डिस्कशन में, इनमें से ये 2 सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके इस आइडिया पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको ध्यान से समझना। ये वापस से तीसरी बार हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, इसी टाइप का प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनों, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनों में हमारा टारगेट क्या रहता है ना, टारगेट ये रहता है कि इन दोनों का सम कांस्टेंट बना लें कैसे भी करके, और इसको बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं, NCR वाले। तो NCR की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NC n-r भी लिख सकते हैं NCR को, है ना। अब इन दोनों में से चाहे प्री फैक्टर पे चाहे पोस्ट फैक्टर पे किसी पे भी इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लो। तो इस क्वेश्चन को अगली स्टेप में हम r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक और 9CR-1 को मैं एज इट इज लेके रहता हूँ, और इसको 10CR को क्या मैं 10C10-r लिख सकता हूँ क्या। अब देखो इन दोनों का सम हमें पता है कि 10-r प्लस r-1 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 इंटू r की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 9C, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो C0 इंटू 10C, और r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10C9, और इससे लेके लास्ट में जब हम इसमें 10 रखेंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा अपने पास 9C9, है ना, 10 रखेंगे तो, और इंटू में क्या आ जाएगा 10C0। तो क्या मैं अब वापस से इसको बोल सकता हूँ कि यार ये पूरा सम वापस से फाइनली 19C9 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये वही तो सवाल हो गया वापस से कि हम लोगों के पास मान लो क्लास में 19 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 9 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनमें से 10 गर्ल्स एंड 9 बॉयज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं 9 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने के लिए, 9 गर्ल्स ले लें 0 बॉयज़ ले लें, या 0 गर्ल्स ले लें और मैक्सिमम 9 बॉयज़ ले लें। तो इस पूरे का सम, तो इसलिए फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ 19C9, इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटल X की। तो हमें फाइंड करना है x बाई 1430। तो कैपिटल X बाई 1430 फाइंड करने चले, अगर हम इसको फाइंड करें तो देखो इस x की वैल्यू को अगले पेज पर रिप्लेस कर देते हैं। तो कैपिटल X बाय 1430 ये क्या आ जाएगा 1 बाय 1430 इंटू कैपिटल X, और कैपिटल X की वैल्यू क्या आ रही थी 10 इंटू 19C9। अब ये प्योर कैलकुलेशन है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 बाय 143 और इंटू 19C9 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और फाइनली इसके थ्रू हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाने वाला है, राइट ना। तो चलो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर अपने पास आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कंप्लीट एक्सपेंशन गिवन है और ये हमें वैल्यू गिवन है, सम पॉजिटिव इंटीजर ये हमें गिवन है एक डेटा, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सो m इज पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल, स्मॉलेस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे स्मॉलेस्ट है ना, सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब चलो x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूँ तो इसके अंदर कोफिशिएंट क्या आएगा 2c2, प्लस इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 3c2, प्लस ऐसे करते हुए इस 1 प्लस एक्स की पावर 49 में कोफिशिएंट क्या आएगा 49c2,
और इस 1 प्लस एम एक्स की पावर 50 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है अपने पास 50c2 इंटू एम स्क्वायर। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कोफिशिएंट्स का जो सम है, ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है वो इक्वल है 3n+1 इंटू 51c3 से इक्वल करना है। और अब इसके थ्रू, और यहाँ पर n भी कैसा है, नेचुरल है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। अब इसको इक्वल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले तो ये 2c2 की वैल्यू क्या होने वाली बच्चों 1 है ना। अब 2c2 को क्या हम लोग 3c3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो भी तो 1 ही होगा। तो 3c3 प्लस 3c2 प्लस अब अगला क्या आने वाला है 4c2 प्लस ऐसे करते हुए लास्ट में अपने को क्या दे रखा है 49c2 और प्लस अब अगला टर्म क्या है 50c2 इंटू एम स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है अपने पास 3n+1 इंटू 51c3। अब देखो वापस से वही सेम आइडिया 3c3 प्लस 3c2 है ना। इस तरीके के इस वैरायटी के कई सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास, कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, राइट ना। तो 3c3 प्लस 3c2 अगर हम इसको सॉल्व करें तो वापस से वही एक प्रॉपर्टी हमारे पास, हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी हमारे पास कि किसी भी कॉम्बिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन को ऐड करें NCR और NCR+1 तो इसकी रिजल्टिंग वैल्यू किसके बराबर होती है n+1 CR+1 के। तो अगर इसको यूटिलाइज करें हम लोग तो ये कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन 3c3 3c2, तो इस तरीके से इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, बोलो क्या आ जाएगा n+1 यानी 4c3। अब देखो 4c3 और 4c2 को फिर से कनेक्ट करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5c3। अब ऐसे चलता रहेगा ये गाना। तो अल्टीमेटली इस 49c2 से पहले क्या हमारे पास, जैसे 4c2 से पहले 4c3 आ चुका था तो 49c2 से पहले क्या 49c3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये 49c3 और 49c2 मिलकर अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा 50c3 है ना। 49c2 और 49c3 को ऐड करेंगे तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन, तो इंडेक्स में एक ऐड कर देंगे 50c3 लार्जेस्ट बेस और प्लस 50c2 है ना 50c2 इंटू एम स्क्वायर और इज इक्वल्स टू कितना 3n+1 इंटू 51c3 क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा। तो 50c3 50c2 एम स्क्वायर, तो 50c3 का मीनिंग क्या होगा 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 प्लस 50c2, तो 50c2 का मीनिंग होगा 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर। 50c2 के साथ एम स्क्वायर है अपने पास और इक्वल्स टू राइट साइड में कितने 3n+1 इंटू 51c3 यानी कि 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो हमें पता है कि इसमें से 50 49 इन सारे टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग है ना। ये 6 8 जो 48 तो ये हो जाएगा 8 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एम स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर भी हम लोग कैंसिल कर दें तो ये 17 और ये 3 2 जो 6, तो इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा 17 इंटू 3n+1 और बाई 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस एम स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 51n प्लस 17। तो कुल मिलाकर इस 16 को उधर ले जाएं तो ये एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51n प्लस 1। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 51। बट n की वैल्यू फाइंड करनी है, बट m तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल है ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल। तो m की अगर हम स्मॉलेस्ट नेचुरल वैल्यू अगर हम रिप्लेस करें तो जैसे मान लो मैं m की वैल्यू फाइंड कर रिप्लेस करता हूँ और n की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट। तो अब अगर हम m की वैल्यू 1 रिप्लेस करें फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉलेस्ट में 1 नेचुरल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर हम m की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये अपने पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि n भी नेचुरल था हमारे पास है ना। तो m की वैल्यू अब अगर कुछ और वैल्यू रिप्लेस करें, ऐसी कुछ वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी ताकि वो 51 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर हम m की वैल्यूज रिप्लेस करें तो 51 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर मान लो, क्योंकि 51 का मल्टीपल लाना है हमें, तो 51 का मल्टीपल लाना है एम स्क्वायर माइनस 1 को। अब एम स्क्वायर माइनस 1 अगर 51 का मल्टीपल लाना है तो मतलब जो एम स्क्वायर आएगा वो 51 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, 51 मल्टीपल प्लस 1 टाइप का होना चाहिए। और ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा कोई ना कोई। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर्स को देखें जो 51 मल्टीपल प्लस 1 टाइप के हों, तो अगर हम की वैल्यू मान लो 15 है ना, मतलब ये 51 का मल्टीपल तो 51 इंटू 1 करेंगे तो 51 प्लस 1 52 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 रखना शुरू करें तो ये 52 है ना, 2 रखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 102 प्लस 1 103
है ना। अब ये 103 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, के की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 153 + 1 154, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। के की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 204 + 1 205, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। पर अगर हम के की वैल्यू 5 रखें तो 5 रखने पर ये आ जाएगा 255 + 1 256, मतलब ये 256, मतलब m की वैल्यू क्या रखनी है हमें 256 मतलब 16। तो अगर हम m की वैल्यू 16 रखते हैं तो देखो 16 का स्क्वायर 256, -1 करेंगे तो ये अपने पास 255 और डिवाइडेड बाय 51 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आएगी, और ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा n की वैल्यू के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखने में तो ये काफ़ी बड़ा सारा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, देखो है ना, मतलब हमें इसको सम फाइंड करना है इस सीरीज़ का। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो इनिशियली डेटा को डिकोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार डिकोडिंग करते हैं तो ये NC0 x की पावर 3n है, फिर यहाँ पर x की पावर 3 टाइम्स ऑफ n-1 है ये, तो मैं इसको सब में x की पावर 3 टाइम्स चल रहा है, तो इस केस में मैं इस x की पावर 3n को x³ की होल पावर n लिख लेते हैं, प्लस फिर ये आपके पास NC1/2 इंटू x³ की पावर n-1 इंटू 3 - x³ सेकेंड टर्म, प्लस NC2/3 इंटू x³ की पावर अपने पास हो जाएगी क्या n-2 इंटू 3 - x³ की पावर 2, और प्लस, और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म हमारे पास क्या है NCn/n+1 और x³ की पावर, मतलब वहाँ है नहीं x की पावर 0, और 3 - x³ की होल पावर क्या हो गई अपने पास n। तो अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिखें, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन, अब NC0 NC1/2 NCA2/3 है, तो इन जनरल वी कैन से कि NCr/r+1 NC2/3 है ना, NCn/n+1 NCr/r+1, और x³ की पावर क्या चल रही है अपने पास, तो x³ की पावर आ रही है अपने पास इस n और 2 का डिफरेंस, इस n और 1 का डिफरेंस, इस n और n का डिफरेंस, तो n और r का डिफरेंस मतलब n-r, और 3 - x³ की पावर क्या आ रही है 3 - x³ की पावर 20, यानी 1, यहाँ पर 2 पावर चल रही है, यहाँ पर n पावर चल रही है, तो पावर r। और लिमिट कहाँ से स्टार्ट करें तो r की वैल्यू मिनिमम 0 से शुरू करें और मैक्सिमम n तक चलना है अपन को। इसको हम इस तरीके से समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वाली फॉर्मेट देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन को ले रहे थे कि भाई हमें NCr/r+1, देखो सिमिलर काइंड के क्वेश्चन चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, बस उसी तरीके के घुमा फिरा के वही सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्वेश्चन आता है तो 3 4 5 कंसेप्ट हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन डिज़ाइन होकर आते हैं हमेशा। तो NCr/r+1, और हमने उन सारे जो 4 5 कंसेप्ट उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है 10 12 सवालों के अंदर है ना। चलो तो NCr/r+1, अब NCr/r+1 को देखो हम लोग कैसे डील करें, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत अभी करी थी कि हम जानते हैं कि n+1 CR+1 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं n+1/r+1 इंटू NCr। तो NCr/r+1 को क्या लिखा जा सकता है समेशन r = 0 से लेके n तक, और NCr/r+1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/n+1 इंटू n+1 CR+1 है ना, 1/n+1 इंटू n+1 CR+1, और n2 और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, तो x³ की पावर n-r और 3 - x³ की पावर r, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें से 1/n+1 को तो इस समेशन से बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/n+1 तो समेशन से बाहर आ गया, और समेशन के अंदर बचा r = 0 से लेकर n तक, और अंदर बच रहा है अपने पास n+1 CR+1 है ना, और x³ की पावर n-r और 3 - x³ की पावर अपने पास है r। अच्छा पावर r है, पर यहाँ पर c में सबस्क्रिप्ट बेस जो आ गया वो कितना आ गया r+1, पावर r है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पावर r तो है, पर मैं इसको 3 - x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसको अगले स्टेप में समझाता हूँ। तो 3 - x³ जो डिवीजन वाला 3 - x³ तो समेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि समेशन तो भाई बेटो r पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू 3 - x³, और समेशन के अंदर क्या बचेगा r = 0 से लेके n तक, और ये हो जाएगा अपने पास n+1 CR+1 और x³ की पावर n-r और 3 - x³ की टोटल पावर क्या हो जाएगी r+1। अब देखो ये फॉर्मेट हो गया, क्योंकि n+1 CR+1 3 - x³ की पावर r+1, और ये n-r इस n+1 और इस r+1 का क्या है डिफरेंस है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास
कभी भी हमने पढ़ा हुआ है कि NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r का समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की होल पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम का फंडामेंटल लॉ। तो यहाँ पर भी तो यही फॉर्मेट है, NCR पहला वेरिएबल उसकी पावर डिफरेंस और दूसरा वेरिएबल पावर बेस। हाँ, पर इसमें प्रॉब्लम या इश्यू जो चल रहा है वो ये है कि यहाँ पर r की वैल्यू 0 से n तक चाहिए, जबकि इसमें जब मैं r को 0 रख रहा हूँ तो ये 1 से शुरू हो रहा है और n रखूँगा तो वो इंडेक्स के बराबर ही जाएगा। तो मतलब इसमें एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि शुरुआती जो टर्म होनी चाहिए वो C0 होनी चाहिए, पर जब हम यहाँ पर r को 0 रखेंगे तो ये C1 से शुरू हो रहा होगा, मतलब C0 वाला टर्म मिसिंग है। तो हम टोटल आंसर में से उस C0 वाले टर्म को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो बेटो, या फाइनल आंसर आ जाएगा 1/n+1 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस एक्स क्यूब एंड मल्टीप्लाई विद। अब इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की होल पावर n। तो a कौन है अपने पास एक्स क्यूब, प्लस b कौन है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर इंडेक्स, और इंडेक्स कौन चल रहा है अपने पास n+1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पर मैं बोल रहा था कि इसमें से C0 वाले टर्म को मिसिंग है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा C0 वाले टर्म को। अब C0 लिखें तो ये आएगा n+1 C0 और एक्स क्यूब की पावर डिफरेंस तो n+1 है ना, और 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 0 है ना, बेस भाई 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर बेस सबस्क्रिप्ट और एक्स क्यूब की पावर आएगी डिफरेंस n माइनस आर। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो n+1 0 का डिफरेंस n+1 और इधर पावर 0 आएगी, तो अल्टीमेटली ये टर्म आएगी। अब इसमें से इस एक्स क्यूब से इस एक्स क्यूब को काट देते हैं तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर n+1 ये वाला टर्म माइनस, अच्छा n+1 C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब की पावर n+1 मतलब x की पावर 3n+3 और डिवाइडेड बाय n+1 इंटू 3 माइनस एक्स क्यूब। तो अब ये एक क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सवाल है, इस तरीके से डील किया सकता है। और इस तरीके के कई सारे सवाल मैं बोल ही रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3-4 वैरायटीज़ में से क्वेश्चन सारे के सारे डिज़ाइन होते हैं। चलो हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमें गिवन है 1 + x की होल पावर n इक्वल्स टू C0 + C1x + C2x स्क्वायर प्लस so on + Cn x की पावर n, और इसको इवैल्यूएट करना है। मैं इस पूरा का पूरा जो सीक्वेंस सम दे रखा है उस सीरीज़ को, और इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारे पास n क्या है, इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। अब n इवन इंटीजर है तो इसका मतलब अगर हम इस सीरीज़ को लिखें तो ये C0 माइनस C0 + C1 प्लस C0 + C1 + C2 माइनस C0 + C1 + C2 + C3 और प्लस so on और प्लस -1 की पावर n-1, और ये हमारे पास गिवन है C0 + C1 + C2 + so on + Cn-1, और n इवन है ना, इसको ध्यान रखेंगे कि n इज़ इवन इंटीजर। अब n इवन इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो टर्म है n-1 वो ऑड हो गई होगी, तो मतलब लास्ट वाली टर्म नेगेटिव आई होगी, है ना। तो लास्ट वाली टर्म नेगेटिव आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं C0 माइनस C0 + C1 प्लस C0 + C1 + C2 माइनस C0 + C1 + C2 + C3 प्लस so on, और यहाँ पर अपने पास माइनस में आ गया होगा तो -1 और मल्टीप्लाई विथ C0 + C1 + C2 + so on + Cn-1। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर टोटल टर्म्स काउंट कर लेते हैं एक बार, टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म होगी, सपोज ये हमारे लिए सेकंड टर्म, ये हमारे पास थर्ड टर्म, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फोर्थ टर्म। अब देखो C3 है लास्ट में तो ये फोर्थ टर्म है, तो Cn-1 है तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी, nth टर्म हो गई हमारे पास। अब nth टर्म हो गई और n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट टर्म का C0 है वो सेकंड टर्म के C0 से कैंसिल हो रहा होगा, ऐसे थर्ड टर्म का C0 फोर्थ टर्म के C0 से कैंसिल हो रहा होगा, और टोटल टर्म्स हमारे पास सेंस कैसी हैं, इवन है, इवन टर्म्स है। तो क्या कहना इसे कि सारे के सारे C0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म का C0 सेकंड से, थर्ड का फोर्थ से पेयर बना रहे होंगे और ये सब कैंसिल आउट होते जा रहे होंगे, ये सारे के सारे C0 वी कैन से कि दे आर कैंसल्ड। अच्छा, अभी C1 के बारे में सोचे तो C1 सेकंड टर्म के C1 को हम लोग अलग से लिख लेते हैं -C1, पर थर्ड टर्म का जो C1 होगा कहना इसे कि वो फोर्थ टर्म के C1 से कैंसिल होगा, पेयर बना रहे हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। तो सेकंड टर्म के C1 को तो हम अलग से लिख लेते हैं -C1, पर थर्ड टर्म का C1 फोर्थ टर्म के C1 से कैंसिल होगा, फिफ्थ टर्म का C1 सिक्स्थ टर्म के C1 से कैंसिल होगा, और ये लगातार एक दूसरे से कैंसिल आउट होते चलेंगे। अभी C2 की बात करें
तो अब C2 मेरे पास देखो थर्ड टर्म से शुरू हो रहा है, अब थर्ड टर्म का C2 है, ऑब्वियसली फोर्थ टर्म के C2 से कैंसिल होगा, है ना, फिफ्थ टर्म का C2 सिक्स्थ टर्म के C2 से, तो फिर से सारे के सारे C2 कैंसिल हो जाएंगे। पर C3 के बारे में सोचे तो यहाँ एक C3 बच जाएगा हमारे पास, है ना, -C3 बच जाएगा। और इसके बाद जो फिफ्थ टर्म में C3 आ रहा होगा वो वापस से पेयर वाइज सारे के सारे कैंसिल हो रहे होंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा, -C1 -C3 -C5 -C7 माइनस, और ऐसे चलता जा रहा होगा, यानी कि सारे के सारे ऑड बचेंगे, C ऑड बच रहे होंगे हमारे पास। अच्छा, लास्ट C ऑड क्या होगा, Cn-1, क्योंकि n इवन है तो ये n-1 ऑड हो रहा होगा, तो कुल मिलाकर लास्ट टर्म क्या आ रही होगी हमारे पास -Cn-1। तो इन सब में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास C1 + C3 + C5 + so on + Cn-1। अब हम जानते हैं कि चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो, हम ये जानते हैं कि C0 + C2 + C4 + so on will be equals to C1 + C3 + C5 + so on, and they both are equals to 2⁻⁻n - 1 for all n belongs to natural। ये रिजल्ट वैलिड है। तो मतलब चाहे n इवन हो चाहे n ऑड हो, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होता है, और ये दोनों किसके इक्वल है, तो 2⁻n - 1। तो वी कैन से कि C1 + C3 + C5 + Cn-1 डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू -2⁻n - 1। तो ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका सम फाइंड करना था, इस सीरीज़ का इवैल्यूएट करना था। तो ये इवैल्यूएशन हमारे पास इस टर्म का, इस पूरे सीरीज़ का फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है, -2⁻n - 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे सवाल भी कई बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, है ना, एक नया सवाल आज की पूरे क्लास के डिस्कशन में इस तरीके का, ये अपना पहला सवाल है। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है 3053 की पावर 456 -2417 की पावर 333, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा चलो कैसे इसको डील करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट बी अंडरस्टैंड। चलो कोशिश करते हैं समझने की। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में बच्चों 3053 की पावर 456, ये हमें एक नंबर गिवन है। अब एक्चुअली तो इसको इवैल्यूएट करेंगे नहीं, कैलकुलेट करेंगे नहीं कि कितना आने वाला है। और -2417 की पावर हमें गिवन है 333। बहुत बड़े बड़े नंबर है अगर हम इवैल्यूएट करने जाएंगे तो, पर हमें तो अल्टीमेटली रिमाइंडर की बात करनी है व्हेन वी डिवाइडेड बाय 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सोचते हैं कि अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो चलो 9 से एक बार कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 3053 को क्या लिख सकते हैं, 9 × तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27, 3 कैरी होगा 35, फिर 9 × 3 = 27, ये आपके पास 3 और 5 8 83, 9 9 = 81, और +2 की होल पावर 456, और माइनस, और ये 2417 की अगर हम बात करें तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18, 661, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ये आपके पास कितना बचा होगा अपने पास 617 77, और 77 तो 9 9 = 81 - 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं पावर 333, है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यानी कि ये आपके पास 9 × 269 - 4 इस फॉर्मेट में आ गया। तो कहना इसे कि इसको अब हम लिख सकते हैं 2 + 9 मल्टीपल की पावर 456, और माइनस, और इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीपल, कोई अनदर मल्टीपल n मान लेता हूँ मैं इस क्वांटिटी को, और -4 की पावर 333। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने लेट कर लिया कि लेट ये जो 339 है ये सपोज m के बराबर है, और ये जो 269 है ये सपोज n के इक्वल है ना। इस तरीके से हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब इसको अगर हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 2 की पावर 456 प्लस फिर 456 C1 2 की पावर 455 × 9m, और प्लस, और इस तरीके से बाकी सारे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे पहले एक्सपेंशन। अच्छा इसमें दूसरे एक्सपेंशन में से क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ दूसरे वाले एक्सपेंशन में से। तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस की पावर 333 माइनस बन के बाहर आके इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, और अंदर दूसरे वाले टर्म में क्या बच जाएगा 4 - 9n की पावर 333। अब चलो अब इसको अगर हम देखें तो देखो ये तो सारी के सारे टर्म 9 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 9m आएगा, अगले टर्म में 9m का स्क्वायर आएगा, ये सारी के सारे टर्म्स तो 9 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ तो रिमाइंडर के नंबर क्या बचेगा 2 की पावर 456 प्लस, अब उसमें चलते हैं। अब उसको भी सिमिलरली एक्सपेंशन करेंगे अगर, तो पहला टर्म आएगा 4 की पावर 333 प्लस
फिर आएगा 333C1 इंटू 4 की पावर 332 और इंटू -9n और प्लस, और इस तरीके से बाकी सारे टर्म्स आएंगे। तो वापस से कैन आई से कि ये फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स, रिमेनिंग जो टर्म्स आ रहे होंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे। तो हमारे पास फाइनली रिमाइंडर के नंबर बच क्या जाएगा, देखो तो रिमाइंडर के नंबर बचेगा हमारे पास 2 की पावर 456 और प्लस और 4 की पावर 333। पर ये भी काफ़ी बड़े नंबर है। अब इनको फिर से हम डील करें, 9 से डिवाइड करने में। रिमाइंडर तो एक्चुअली जो भी 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेकर 8 तक हो सकता है ना। तो ये इतना बड़ा नंबर तो रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो चलो इसको और आगे डिवाइड करते हैं, देखो कितना रिमाइंडर आने वाला है फाइनली। अच्छा, अब इसको हम लोग 9 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसको 2 की पावर 3 की होल पावर, ये 3 1 3 1 3 5 15 3 2 6 152 ऐसे लिख सकते हैं। और इस 4 को मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 666 लिख लेता हूँ, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 की पावर 152 और प्लस, और इसको भी हम लोग 2 की पावर 3 की पावर क्या लिख लेते हैं 222। अब 8 की पावर 152 को हम लोग क्या 9 - 1 की पावर 152 लिख लें और प्लस, और इस 2 की पावर 3 जो कि वापस से 8 बनेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं 9 - 1 की पावर 222। और इन सिमिलर आइडिया मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग क्या 1 - 9 की पावर 152, और माइनस कॉमन लेने पर माइनस की पावर इवन तो प्लस आने वाला है। और सिमिलरली यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 - 9 की पावर 222 माइनस कॉमन लेंगे तो वो पावर इवन है, तो इस वजह से वो वापस से प्लस होगा। और बाय सेम आइडिया कैन वी से कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 152C1 इंटू -9 और प्लस, और इस तरीके से रेस्ट टर्म्स आ रही होंगी। और इसमें भी अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 + 222C1 इंटू -9 और प्लस इस रेस्ट, इस तरीके से सिमिलर बाकी सारे टर्म्स आ रहे होंगे। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड टर्म और ये बाकी सारे टर्म्स तो 9 से डिविजिबल होंगे, ये सब 9 से डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर फाइनली क्या बचने वाला है, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज फर्स्ट टर्म से 1 आ जाएगा और सेकेंड टर्म से भी 1 आ जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो चलो हम लोग इस तरीके से आज की क्लास को ओवर करते हैं। एंड हमने इस क्लास के अंदर ये समझा कि हमारे पास किस तरीके से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल थ्योरम में से। मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं इन टोटल, और उनमें से ज़्यादातर तरीके के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके एडवांस के इस कोर्स को बढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से। थैंक यू। हम लोग अगली क्लास में, अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू टू ऑल।